द फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार के शहरी और आवास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी कर दिया है। इंदौर और सूरत को भारत का सबसे साफ सिटी घोषित किया गया है। इंदौर पिछले 7 सालों से लगातार पहले स्थान पर है। सूरत को पहली बार लिस्ट में पहली जगह मिली है। राज्यों के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। वाराणसी को गंगा के किनारे बसे हुए सिटी में सबसे साफ घोषित किया गया है। भारत सरकार हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण जारी करती है। इसके पीछे का मकसद है जो सिटी अपने आप को साफ नहीं रख रहे हैं वे उन सिटी से कुछ सीखें जो लिस्ट में टॉप करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को तलब किया है। 2022 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी के लिए उन पर आरोप पत्र दायर किया गया था। मणिपुर सरकार ने बुधवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सीमित संख्या के साथ इम्फाल से प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी है। इम्फाल जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी अप्रिय घटना और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए केवल सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ यात्रा निकालने की अनुमति है। पहले कुछ खबर इस बात की आई थी कि इस यात्रा को शुरू करने की अनुमति से इनकार कर दिया गया है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी समस्या पैदा कर रही है क्योंकि वह कांग्रेस से डरी हुई है। इस यात्रा से जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने के बावजूद गुजरात में एक व्यवसायी की पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पुलिस अधिकारी और अनुमति देने वाले अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट को अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के तौर पर अदालत के आदेश की अवहेलना हुई है और आदेश के बावजूद उस व्यक्ति को हिरासत में कैसे लिया जा सकता था। दरअसल धोखाधड़ी के एक मामले में गुजरात के सूरत के निवासी तुषार भाई सहाय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 8 दिसंबर 2023 को अंतरिम अग्रिम जमानत भी दे दी थी। इसके बावजूद भी उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया है। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उच्च कर आधार और कम आय से उच्च आयकर दायरे में करदाताओं के जाने से आर्थिक असमानता में गिरावट आई है। आर्थिक असमानता का मतलब समाज के कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास बेहद कम। रिपोर्ट के मुताबिक निम्न आय से उच्च आयकर दायरे में जाने के कारण 21.3% अतिरिक्त आय हुई है। भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर लगातार बहस चलती रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ की तुलना में आर्थिक विकास को ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि उसमें समाज के हर तबके का विकास होता है। इस रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि आर्थिक असमानता कम होने से निश्चित तौर पर लोगों के पास आर्थिक संसाधन बढ़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कितनी है यह देखना भी जरूरी है क्योंकि देश की 140 करोड़ की आबादी में कुछ गिने चुने लोगों को आधार बनाकर आर्थिक असमानता कम होने का दावा नहीं किया जा सकता। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह उत्पादन पिछले काफी समय से देरी और समय सीमा विस्तार के कारण प्रभावित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम है और भारत को तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे मिशन को बढ़ावा देता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कई लाभ होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन लगातार होता रहता है तो आयात किए जाने वाले तेल की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे भारत को आर्थिक स्तर पर मजबूती भी मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से बड़े पैमाने पर नागरिकों, विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों की जान गई है, जिसके कारण एक खतरनाक मानवीय संकट पैदा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं है और हमने नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा भी की है। भारत सरकार का कहना है कि वह इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है और राहत सामग्री की निरंतर डिलीवरी और शांति की जल्दी से जल्दी बहाली सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास में है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने से मना करने पर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदू मान्यताओं का विरोध कर रही है। आज से नहीं बल्कि पिछले 2-3 दशकों से उसने राम मंदिर का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस महात्मा गांधी की नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान एक डेड ब्रेन घोषित किए गए 15 साल के बच्चे के अंगों का उपयोग गंभीर रूप से बीमार 2 व्यक्तियों को जीवन देने में किया गया है।
आपको बता दें कि यह 15 साल की बच्ची भारतीय सेना के एक जवान की बेटी थी। इस बच्ची का मस्तिष्क मृत अवस्था में था और इससे लीवर और किडनी निकालकर 2 गंभीर रोगियों को बचाने का प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर सेना के इस जवान की तरफ से किया गया यह प्रयास सराहनीय है। आज गुरुवार को दोपहर में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की जानकारी देने वाली नोडल एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद में भी इसे महसूस किया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, जैसे सरकारी बैंकों की वित्तीय हालत में काफी सुधार हुआ है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम की सफलता में निजी क्षेत्र का भी बहुत योगदान है और आरबीआई अभी भी क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। शास्त्री जी भारत के उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने आजादी के बाद विकास की नींव रखने में योगदान दिया और राष्ट्रवादी सोच को नया विस्तार दिया। शास्त्री जी देश के ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द 4th न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।